यूज जो है वैल्यूएशन में कैसे करना है वहां पर भी आ जाता है। तो यू मस्ट बी कन्वर्सेंट विद हाउ टू ड्राइव द फार्मूला, हाउ टू यूज दिस फार्मूला। वहां तक कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे चले। कोई चीज उन फार्मूलों में समझ नहीं आई तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। वहां पे आपको ये फार्मूले जो है वो एक्सेल शीट से यूज करने पड़ेंगे। तो आपको एक्सेल शीट यूज करनी आनी चाहिए कि एक्सेल शीट में इन फार्मूलों को कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्फ्लुएंस ऑन वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट। तो वैल्यूएशन में यही चीज होती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है कुछ ऐसे एरिया में डेवलप जो है जहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, इट इज नियरर टू द एयरपोर्ट, इट इज नियरर टू द बस स्टैंड, फ्लाई ओवर्स वहाँ पे बने हुए उस एरिया में, रोड्स डेवलप हो चुकी है और सारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो चुका है। तो वहाँ पे उसका अगर तो डेवलप हो चुका है तो नेचुरली उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर साइड में जाएगी। अगर प्रॉपर्टी जो है कुछ ही ऐसे साइड में है, ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ या स्टिल इट इज अंडर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर वो तो नेचुरल है कि अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है उस एरिया में, उस लोकेशन में, देन इट विल increase the value of the property automatically. Otherwise, the value of the property will be decreased. तो कई बार मतलब सिलेबस में है उसको इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है कि अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट। नेक्स्ट इज characteristics ऑफ रियल एस्टेट मार्केट एज पर योर सिलेबस। तो पहले जो हमने डिस्कस किया था वो characteristics ऑफ लैंड था, जो प्रॉपर्टी था। यहाँ पर हम एज ए होल रियल एस्टेट मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इन दोनों का बेसिकली है कि रियल एस्टेट मार्केट या रियल एस्टेट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो और दूसरी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दोनों में से कौन सी बेटर है, दोनों में क्या फर्क है, ये चीज आपको समझ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि ड्यूरेबल है। जो रियल एस्टेट मार्केट है इट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स कि इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर्टी से जो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें दो चीज होगी। एक तो उस प्रॉपर्टी से आपको, अगर आप रेंट में देते हो तो हर साल आपको इनकम होती रहेगी, तो एक इनकम कैश फ्लो बन जाएगा आपके पास। सेकेंडली क्या होगा कि साथ साथ उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी, हर साल उसमें कुछ एडिशन होती रहेगी। जो दूसरा, अगर कोई भी आप शेयर खरीदते हैं या कोई गोल्ड खरीदते हैं, उसमें ये चीज तो है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, बट उसमें ये हुआ है जैसे इसके केस में आप रेंट पे देके इनकम जनरेट कर सकते हो, उसमें आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट में और दूसरे जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट के साधन है उनमें से यही डिफरेंस है कि यू कैन हैव इनकम एज वेल एज accumulation of wealth in case of real estate. So real estate market is durable than other sources of investment. और इसमें एक चीज है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। अब दूसरे के केस में अगर आप शेयर खरीदते हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड है, आपने कितने के शेयर खरीदे, कितने के सेल किए, कितना आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसके केस में है कि
प्रॉपर्टी जो है आपको पता है कि एज फार एज अवर कंट्री इज कंसर्न्ड तो बहुत सा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ की खरीदता है तो शो करता है कि मैंने 10 लाख की 15 लाख की खरीदी, जब 50 लाख की खरीदी। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इसमें। आप हाइड कर सकते हो अपनी इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट, वो दूसरे केसेस में नहीं कर सकते। जनरली जब आप स्टॉक्स वगैरह खरीदोगे, जहाँ आप बैंक में एफडी करवाते हो, जहाँ कुछ और ऐसे बॉन्ड परचेज करते हो, तो उसमें सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन इसमें आप अपनी इनकम को, अपनी इन्वेस्टमेंट को हाइड कर सकते हो। तो इसके कुछ फायदे भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। कि अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी जो थी 1 करोड़ की खरीदी है और आप जो है सेल डीड 50 लाख की करवा रहे हो, कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉपर्टी में, तो आप उतने ही क्लेम कर सकते हो जितने की आपने सेल डीड में वैल्यू दिखाई है। तो इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से बहुत फायदे भी हैं और नुकसान भी है। दोनों तरीके से इस तरीके को इसको समझ सकते हैं। इट मे बी बेनिफिशियल, बट इन केस ऑफ प्रॉब्लम तो आपको नुकसान भी हो सकता है। देन रियल एस्टेट मार्केट, जो रियल एस्टेट, ये चीज तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है दैट इज हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजीनियस है, हर एक प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप में यूनिक होगी। कोई भी दो प्रॉपर्टी जो है सेम नहीं होगी। तो जैसे संदीप सर ने बताया था, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ रियल एस्टेट। All the real estate is local, with every property being unique in terms of location, उसके physical structures, financing, everything will be unique. कोई दो properties की value same नहीं हो सकती। As a result, investor can leverage local knowledge of a community to acquire and manage a highly profitable portfolio of real estate investment. This is why the most successful investors have a team in each geographical area. अब इसके केस में यही चीज है कि लोकल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब अगर बॉन्ड खरीदते हो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या कोई और इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो अगर तो आप अपने यहाँ पे रहते हो लोकेलिटी में जिसका आपको पता है लोकल मार्केट का, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जाके दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो दूसरे सिटी में, तो वहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट जो है अप जाएगी, डाउन जाएगी, मेरे को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो ये चीज दूसरे जो है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है कि मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ तो कहीं से भी खरीदो आपको प्रॉफिट ही होना है। इसलिए जितने भी अच्छे इन्वेस्टर है, या तो वो उन्होंने पहले जाके वहां पे मार्केट का सर्वे करते हो, जहाँ उन्होंने हायर किए होते हैं लोकल पर्सन, ताकि उनको पता रहे कि मार्केट कैसी है। जस्ट मिनट आई, मैं एक फोन कॉल सुन लूँ।
sorry. Next, as far as real estate is concerned, real estate is illiquid because it can be easily sold without a substantial loss in value. It cannot be easily sold without a substantial loss in value. जैसे अब अगर आप गोल्ड की बात करें, जहाँ दूसरे कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप आज ही गोल्ड आपने खरीदा, कल जब दूसरे तीसरे दिन आपने सेल करना तो आप इजीली सेल कर सकते हैं, तो उसमें कोई आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी को आज ही सेल करना चाहते हो तो बहुत सारे केसेस में 99% केसेस में आप उतनी वैल्यू नहीं ले पाओगे जितनी आपने जितने की परचेज की। यू मे गो इनटू द लॉस, इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरे केसेस में तो ऐसा होता है कि अगर आपने गोल्ड जो है या कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है तो एटलीस्ट उतना पैसा तो आपको मिल ही जाता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी भी समय सेल करना चाहते हो तो यू मे नॉट बी एबल टू गेट वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मे बी कि कई बार अगर आपने आज 1 लाख की खरीदी चीज आपको 2 लाख मिल जाए, दैट इज डिफरेंट इशू, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कभी भी सेल करना चाहते हैं तो यू मे गो इनटू द लॉस। देन हाई स्टार्टअप कॉस्ट। इसके केस में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में यही प्रॉब्लम है कि इसमें अगर आपने कोई भी और इन्वेस्टमेंट करनी है तो बॉन्ड लेने हैं तो बॉन्ड जितने आपके पास 10,000 15,000 20,000 है तो आप बॉन्ड खरीद सकते हो। गोल्ड लेना तो 1 लाख 2 लाख का खरीद सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। लेकिन इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो एटलीस्ट लैक्स में होगी, 10 लाख 15 लाख 5 7 10 लाख से नीचे की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आप। तो इसी की वजह से इसमें एक तो ये चीज तो जरूर है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा है, लेकिन दूसरी चीज है इसमें कि नंबर ऑफ पर्सन जो नंबर ऑफ कंपटीटर्स है वो कम होंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो ही इस फील्ड में आएगा, अदरवाइज हर कोई इस फील्ड में नहीं आ सकता। सो हाई स्टार्टअप कॉस्ट का फायदा भी है, हाई स्टार्टअप कॉस्ट का नुकसान भी है। तो फायदा यही है कि नंबर ऑफ कंपटीटर्स जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन हर एक पर्सन के लिए उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट वुल्नरेबिलिटी, इसके केस में यही है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज प्रॉपर्टी खरीदी है तो वैल्यू जो है वो ऊपर को ही जाएगी, मेरे को हमेशा फायदा ही होगा। इसमें यही प्रॉब्लम है कि लॉस होने के चांसेस भी है, वुल्नरेबल है। जैसे आप अगर कोई बॉन्ड खरीदते हैं या कोई और प्रॉपर्टी, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादा केस चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन इसके केस में ठीक है कि प्रॉफिट ही होगा, बट यू मे गो इनटू द लॉस आल्सो, आपको लॉस भी हो सकता है। इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन रियल एस्टेट मार्केट। सो रिस्क एसोसिएटेड इसमें हायर रिस्क है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। So real estate investment have unique characteristics that enable smart investors to make great deal of money. एक यूनिक characteristics है इनके, जो स्मार्टली इन्वेस्ट करेगा उसको फायदा ही होगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं which affects the demand and supply schedule in real estate? किन फैक्टर्स पे जो है वो सप्लाई, इसमें अफोर्डेबिलिटी, कि अगर हाउसेज जो है वो अवेलेबल है विद इन अफोर्डेबल रेंज, उस एरिया में जिस एरिया में सेल होनी है वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो बाय कर सकता है। तो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल है तो मार्केट जो है वो अप जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। अदरवाइज
अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि उस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर सकती है, और लेकिन जो अवेलेबल है हाउसिंग वो 25 लाख 30 लाख का है, तो इन दैट केस मार्केट डाउन जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। So demand depends upon the consumer's confidence. In particular, it depends upon people's confidence about the future of economy and housing market. तो कॉन्फिडेंस में दो चीजें आ जाएंगी। एक तो हाउसिंग मार्केट जो है, लोकल हाउसिंग मार्केट, उसकी क्या कंडीशन है, वो अप जा रही है या डाउन जा रही है, और एक ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमी है, वेदर इट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड और वेदर इट इज गोइंग डाउनवर्ड। तो जैसे आजकल है तो प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा रही है तो उसकी वजह से डिमांड भी कम होगी। तो नेचुरली जब डिमांड कम होगी तो वैल्यू रिड्यूस होगी। ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन, इन सम ऑफ द केसेस इन वैल्यू हैज गॉन डाउन बाय मोर देन 40%। तो जिसने कोई अगर प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी थी, आज 5 साल के बाद भी वो 10 लाख की नहीं सेल कर पा रहा। वो डिपेंड करेगा कॉन्फिडेंस पे, इकोनॉमी का। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इकोनॉमी से आएगा। वो अपने अपने जो है, ठीक है कि उसके बाद अपने पैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल हाउसिंग सिनेरियो कैसा है या कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कॉन्फिडेंस। देन इज इंटरेस्ट रेट। तो कोई भी आजकल जो प्रॉपर्टी है, ज्यादातर जितने भी स्पेशली जो मिडिल क्लास है, तो वो जो भी प्रॉपर्टी परचेज हो रही है वो लोन लेके ही हो रही है। हाउसिंग लोन काफी हो रहा है और उसमें सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट। तो वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट्स पे कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि जो आजकल चल रहा है कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है वो हाउसिंग पे ही है, तो गवर्नमेंट इसको हाउसिंग को एनकरेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर रही है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रियल एस्टेट मार्केट अप जाएगी, डिमांड अप जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट हायर हो जाएंगे तो रियल एस्टेट मार्केट डाउन जाएगी। उस पर डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट्स। देन इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जितनी है, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, पॉपुलेशन का मतलब उस एरिया में क्या है, कि अगर किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री थी, वहां से वो इंडस्ट्री चलेगी तो नेचुरली पॉपुलेशन वहां से मूव हो जाएगी। जहाँ उस एरिया में किसी एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो पॉपुलेशन और पीपल उस एरिया में मूव करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो डिमांड अपने आप अप होगी। जहाँ जैसे आजकल है, तो पहले जैसे कंबाइंड फैमिली होती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी, 3-4 जो है ब्रदर्स इकट्ठे रहते थे, तो एक ही हाउस से सभी का काम चल जाता था। लेकिन आजकल जो इंडिविजुअल फैमिली है, सिंगल फैमिली हो गई या इंडिविजुअल फैमिली हो गई, उसकी वजह से नंबर ऑफ हाउसेस की डिमांड बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होनी, पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। कि जैसे आजकल स्मॉल फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली का काम जो है वो, ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम चलता था वो आजकल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो हर कोई सिंगल फैमिली है। जो नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से सिंगल फैमिली भी बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ रही है। वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन के आगे अलग अलग फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगा। देन मॉर्टगेज अवेलेबिलिटी, कि मॉर्टगेज जो है हो रही है, उस प्रॉपर्टी को बाय करके उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन ले सकते हो और जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ही आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो it will affect the real estate market. The real estate market will go in upward direction. Otherwise, real estate market will go in the downward direction. Then is economic growth in and real income. तो अगर जो
पॉपुलर लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनके पास इनकम के सोर्सेज हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो नेचुरली रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अपवर्ड जाएगी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रेंटिंग। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसमें उसके दो मकसद होते हैं। एक तो यह है कि वो प्रॉपर्टी को रेंट पे देके एक रेंटल इनकम लेना चाहेगा, दूसरा उस प्रॉपर्टी में जो इंक्रीमेंट होगी, जो बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा, वो तो होगा ही। तो अगर रेंट रेट्स ज़्यादा है, ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है 20 लाख की, तो आपको साल महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रेंट आ रहा है, आपको पता है कि मेरे पैसे जो है 2, 4, 5 साल में जो मैंने 20 लाख इन्वेस्ट किया वो पूरा हो जाएगा। तो नेचुरली जो हमारी रियल एस्टेट मार्केट है वो अगर रेंट के रेट ज़्यादा है तो हायर जाएगा। और उसमें दूसरा भी होएगा कि अगर कॉस्ट जो बढ़ेगी रेंटिंग की, तो टेनेंट्स जो है वो कम होते जाएंगे, उनको मुश्किल होगी रेंट पे लेने की। दोनों तरफ इसका इफेक्ट है। अदरवाइज अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर रेंट जो है हायर साइड में होंगे तो रियल एस्टेट मार्केट आप जाएगी। दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिमांड के लिए। और सप्लाई के लिए, सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ हाउसेज बीइंग बिल्ड। जितने नंबर ऑफ हाउसेज अगर ज़्यादा है बनाए जा रहे हैं, जितने रिक्वायर्ड है, उस पर डिपेंड करेगी सप्लाई कि कितने नंबर ऑफ हाउसेज बनाए जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है उसमें। देन प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लैंड। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है बनाने के लिए कि इतने परसेंट आप कवर कर सकते हो, इतने परसेंट एफएसआई है, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर चले जाते हो तो प्लॉट कवरेज ही 50% रह जाती है। तो 50% जो आपको ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में किसी ने कोई बहुत कॉस्टली अगर लैंड ली है तो वो चाहेगा नहीं कि मैं 50% ही कवर करूं, क्योंकि अगर वो रेंट पे देता है तो बाकी 50% उसका पहले ही एरिया कम हो गया। और अगर एफएसआई भी कम है तो ऊपर को तो जा सकता है 1 या 2 वर्टिकल में, लेकिन फिर भी वो जितना मैक्सिमम जो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है तो एफएसआई भी कम होती जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं प्लानिंग में तो नंबर ऑफ हाउसेज जो अवेलेबल होंगे बनाने वाले वो कम होंगे, इन्वेस्टमेंट करने वाले कम होंगे, तो सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो कई बार कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग डेवलपमेंट नहीं करने देते, कुछ एरिया ऐसे होते हैं तो लोकल अपोजिशन टू द न्यू होम बिल्ड्स। There is widespread opposition to building new houses as local communities usually prefer to live in small villages without increased congestion. कई बार गवर्नमेंट किसी एरिया में बनाती है, कोई कॉलोनी डेवलप करती है, तो जो लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो इसको अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते कि कंजेशन हो वहाँ पे। देन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग न्यू हाउसेस। सप्लाई इस पे डिपेंड करेगी कि हाउस बनाया उसने 10 लाख का, तो अगर उसको 15 लाख का सेल करेगा, 12 लाख का सेल करेगा, कुछ प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो सप्लाई जो है वो डिपेंड करेगी कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फॉर हाउसेस एंड प्राइसेस। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द कि डिमांड कितनी है और प्राइसेस कितने हैं। पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में
इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं। पहली चीज है, क्योंकि आप अपना हार्ड एंड मनी जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज है आप स्टे पेशेंट, कि कोई जल्दी नहीं करनी। कि आज आपने देखा ये वाली प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की मिल रही है, बाजार में जो वैल्यू है ऐसी प्रॉपर्टी की वो 15 लाख है, वो मैं फटाफट ले लूं। तो कई बार क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी में कुछ लीगल प्रॉब्लम होती है, जो कुछ और प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ती है। क्योंकि जो इंडियन रूल्स है, आपने कल भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ रियल एस्टेट, उसमें क्या है कि जो परचेजर है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने चेक करना है कि कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाहे आप उसके लिए नॉन इनकम्बेंसी सर्टिफिकेट ले लेते हो, कोई भी सर्टिफिकेट ले लेते हो, लीगल ओपिनियन ले लेते हो, तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए परचेजर, एज ए बायर, टू चेक कि वो प्रॉपर्टी जो है इट इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ लीगल इनकम्बेंसीज। कोई भी चीज परचेज करने में जल्दी में नहीं जाना, यू हैव टू रिमेन पेशेंट। ठीक है, और सेलिंग में भी ऐसा ही होता है कि सेलिंग में आजकल जैसे पैंडेमिक का है, तो आपको पता है कि वैल्यूज जो है प्रॉपर्टीज की रिड्यूस हुई है, बट ये भी पता है कि वैल्यूज बढ़ेगी। जब ये सिचुएशन जो है ठीक हो जाएगी, तो आपको पता है कि वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशंस में आपको परचेज करके टाइम में और सेल के टाइम पे, दोनों टाइम में यू हैव टू रिमेन पेशेंट। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। देन रिसर्च द प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी आप सेल कर परचेज कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को सारी चीजें उसके बारे में रिसर्च करो। डूइंग योर होमवर्क बिफोर यू स्टेप आउट टू लुक फॉर ए प्रॉपर्टी इज क्रिटिकल टुडे। With the number of projects coming up, it can be confusing to choose the right real estate. For sellers are typically known for sweet talking buyers. The amenities on offer, आपने देखा है कौन कौन सी amenities आपको मिल रही हैं। हिस्ट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री क्या है, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, एरिया किस एरिया में प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और ये सारी चीजें आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखनी है, और ये रिसर्च आपने ही करनी है। क्योंकि जो बायर है वो तो कहेगा सब कुछ आपको बताएगा, लेकिन आपने ये चेक करना है कि वाक्य ये है। देन चेक द पेपर्स। तो पेपर जो चेक करना है, लीगल पेपर्स को चेक करना है, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप चेक करो फिर प्रॉपर उसकी सेल डीड है, प्रॉपर उसके पेपर है, वो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, और लेने के बाद कोई प्रॉब्लम ऑनर प्रूफ नहीं मांग। इवन सेल डीड जो है वो भी, आपका सेल डीड आपके नाम से रजिस्टर्ड हुई है, वो भी एक प्रूफ नहीं माना जाएगा। अगर म्यूटेशन भी आपके नाम से है, दैट विल नॉट बी कि वो आपका ऑनरशिप प्रूफ होगा, वो प्रूफ ही नहीं होता कई जगह। और कई डॉक्यूमेंट्स पे तो डायरेक्टली उन्होंने लिखा होता है कि इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। नेक्स्ट, चेक मार्केट रेट्स। तो ये भी आपने देखना है कि आपने मार्केट में जाके चेक करना है कि मार्केट जो मेरे को प्रॉपर्टी जो सेलर है मेरे को रेट बता रहा है, तो मार्केट में इतना रेट है या नहीं है। तो दूसरे केसेस में तो ऐसा होता है कि आप कपड़ा खरीदने गए या शूज खरीदने गए तो आपको पता है दुकान पे, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसमें ऐसा नहीं है। इट इज फॉर यू टू चेक कि जो रेट मेरे को बताया जा रहा है कि वो रेट जो है वो फिजिबल है, एक्चुअल में है, हायर साइड में तो नहीं। अगर लोअर साइड में बता रहा है तो किस वजह से बता रहा है, क्यों बता रहा है। देन टॉक टू द नेबर्स।
तो आपने जब प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके जो प्रॉपर्टी के में नेबर रहते हैं उनसे बात करनी है, पता कर सकते हो कि प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सारी चीजें आपने देखनी है। कैलकुलेट योर फाइनेंसिस। आपने आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो पहले आप अपने पास देखो कि कितने अमाउंट है, कितना मैं लोन ले सकता हूँ। लोन लेना मुश्किल नहीं है, लोन लेके रीपे कर सकता हूँ या नहीं कर रीपे कर सकता। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो अपने फाइनेंसिस आपने चेक करने हैं। देन रिमेन पॉजिटिव। इसमें ये चीज है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जैसे आजकल है तो आजकल आपको पता है कि वैल्यू चाहे रिड्यूस हो रही है, नीचे को जा रहा है ग्राफ, बट फिर भी आपने पॉजिटिव रहना है कि हाँ, आने वाले साल 2 साल में प्रॉपर्टी मार्केट अप जाएगा तो मेरे को चांसेस है कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए। तो जल्दी नहीं करनी है और नेगेटिवली नहीं देना है। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। देन नेगोशिएशन इसमें बहुत करनी पड़ती है प्रॉपर्टी के केस में। जैसे बार्गेनिंग की है, बार्गेनिंग इसमें नेगोशिएशन बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी आप जब प्रॉपर्टी परचेज करोगे या सेल करोगे। एंड रिस्क फैक्टर तो है ही। तो हो सकता है कि आपको आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी आपको उसमें प्रॉफिट हो, माइट बी यू मेक सम लॉस आल्सो इन सम केसेस। तो यू शुड बी रेडी टू फेस दैट सिचुएशन आल्सो। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट। तो जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपका पहला चैप्टर था। इसमें कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसमें वो थ्योरेटिकल ही है। तो कुछ जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट। आपका जो चैप्टर 1 है, सिलेबस 1 है, वो ये है। क्वेश्चन किस तरीके का आता है सर इसमें? क्वेश्चन तो जो बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा इसमें से वो एक तो आएगा वो जो हमने न्यूमेरिकल की है उसमें से एक तो क्वेश्चन आ जाएंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन है जहाँ जो हमने डेफिनेशन है कि फेयर मार्केट वैल्यू की क्या है, डिस्टेंस वैल्यू क्या है, या दो वैल्यूएशन का कल हमने डेफिनेशन डिस्कस किए थे। एक या दो क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, या जो दो क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो आगे जाके these are the basics which we will be using in our different approaches, market approach, cost approach and income approach। उन सभी में ये सारी चीजें यूज होनी है। बेसिकली दीज आर द बेसिक चैप्टर आप कह सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इसका सारा का सारा यूज जो है अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो फिर आप आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल जो उसमें जो फार्मूले हैं वही सभी चैप्टर्स में यूज होने हैं। चारों के तीनों मेथड जो है, तीनों अप्रोचेज है, उसमें यही फार्मूले यूज होने हैं। कोई नया फार्मूला नहीं आएगा वहाँ पे। अब इन फार्मूलों को कैसे और वहां पे यूज करना है वो आप पे डिपेंड करना है, वो आपको समझना है। सर न्यूमेरिकल्स इन टोटल कितने मार्क्स के आते होंगे? देखो आपका 20 नंबर का तो केस स्टडीज आएगा ही, और जो आपका बाकी जो बच गया 80 मार्क्स उसमें से 5 से वो डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन उठाता है। तो हो सकता है किसी बार किसी को 5 नंबर का आ जाए, किसी को 7 नंबर का आ जाए। वो कोई फिक्स नहीं है, मतलब मिनिमम 20 मार्क्स तो पक्के ही है ना। वो तो दो का स्टडीज तो आपको आनी ही आनी है। तो बाकी 5 से लेकर 10 नंबर तक आ सकते हैं न्यूमेरिकल। मीन्स अबाउट 25 to 30% आपका जो पेपर है दैट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड। अदरवाइज जो 70% है दैट विल बी थ्योरेटिकल। बट उसमें मुश्किल ये है कि अगर आप गलत करते हो, जैसे वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। तो अगर 1-2 नंबर का गलत होता है तो उसके साथ वो 2.5 नंबर कट जाते हैं आपके।
नेगेटिव मार्किंग की वजह से। यानी अगर 20 नंबर है तो 20 की बजाय आपको 30 नंबर लेके चलो। अगर आप 20 नंबर अवेल कर सकते हो, करेक्ट है तो 20 मिलेंगे, अगर आपके 20 के 20 गलत हो गए तो 30 कटेंगे। उसमें ये प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है तो 2 के बजाय आपका 3 कटेंगे, 2.5 कटेंगे, सॉरी, 25% कम। सर इसके ओल्ड पेपर लेने हो तो आईबीबीआई की वेबसाइट पे तो शायद नहीं है। क्या मतलब? सर मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लेने हो तो आईबीबीआई की वेबसाइट पे तो नहीं अवेलेबल है। अब प्रीवियस क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी आप अगर जाते हो अंदर पेपर देने तो आपको बाहर थिएटर में कुछ भी लेके नहीं आ सकते। आपको जो रफ पेपर दिया जाएगा वो भी वहाँ पे रखवा लेते हैं वो लोग। वो तो आपको जितना याद रहा, किसी को याद रहा, वो उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है वो लिख देता है, तो वही हिसाब से बनते हैं, अदरवाइज कोई क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आने देते। ओके। अभी चल रहा है कि अलग अलग सभी आरबीओ जो है वो अपना मॉक टेस्ट जो है वो बना रहे हैं, तो विद इन वीक जो है वो सभी की वेबसाइट पे आएगा, हमारी वेबसाइट पे भी विद इन वीक मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। क्योंकि इट इज़ नॉट इजी कि मॉक टेस्ट बनाना, उसमें क्वेश्चन बैंक इतना इकट्ठा करना, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट बनाना, तो इट टेक्स टाइम। क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो अब जो केस स्टडीज है वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। केस स्टडी में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर केस स्टडी में आपने एक क्वेश्चन गलत किया और सभी क्वेश्चन उसी के बेस पे है, हो सकता है आपके सभी गलत हो जाए आगे वाले, क्योंकि पहला गलत होगा तो उसके बेस पे दूसरा तीसरा भी गलत हो सकता है। अगर आपकी केस स्टडीज जो है वो ठीक हो जाती है, अगर आप 20 मार्क्स में से 17-18 मार्क्स वहां से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एज एन इंजीनियर आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो सभी का बहुत अच्छा होता है। इवन आर्किटेक्चर या सिविल वाले जो है उनका मैथमेटिकल पार्ट अच्छा होता है, वो उसमें से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी में कोई भी जाना बहुत कम चाहता है कि थ्योरी में, और अदरवाइज थ्योरी में ये है कि उसमें अगर आप 1 नंबर स्कोर करते हो तो ठीक है, नहीं तो 1.25 नंबर कटेंगे। लेकिन इसमें अगर आप 2 नंबर लेते हो तो ठीक है, अगर 2 नंबर का गलत हो गया तो 2.5 कटेंगे। तो बेनिफिट भी है, थोड़ा नुकसान भी है। तो अगर आप ने सभी हम कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको करवाए जाए। तो ये मान के चलो कि एज इट इज न्यूमेरिकल वहाँ पे नहीं आएगा, माइट भी कि आ भी सकता है, बट इन 80-90% चांसेस है कि न्यूमेरिकल एज इट इज नहीं आएगा जो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो करवाया गया उससे बाहर कुछ आएगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको से डिस्कस किया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि उसके बाहर आएगा। अब ये हो सकता है कि 1-2 न्यूमेरिकल को ऐड करके बन गया, या किसी में से कोई चीज़ कम पूछ ली, या किसी में से कुछ चीज़ ज़्यादा पूछ ली, या हो सकता है कि वैल्यूज चेंज कर दी। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ये इसमें यही है कि जो लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं वो 50 से 55 मार्क्स लेने उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन 55 से 60 तक ले जाना वो मुश्किल है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जितने नंबर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं उसमें गलती जितनी बढ़ती गई उतने नंबर आपके माइनस होते गए। नेगेटिव मार्किंग जो है कई बार आपको बहुत भारी पड़ती है, कि आपका जो कई बार होता है कि चलो कोई नहीं लिख लेते हैं, इसका ए होगा, इसका बी होगा, या इसका सी होगा, तो आर्बिट्रेरली अगर आप आंसर दे रहे हो तो वहाँ अगर आपकी लाक अच्छी है तो फायदा भी हो सकता है, अगर अदरवाइज जो नेगेटिव मार्किंग है में तो कई बार वो चीज़ आपको खराब कर जाती है, 60 से नीचे इसलिए आ जाती है। और 50 से 55 मार्क्स लेने कोई मुश्किल नहीं है, तो बहुत सी सारी चीज़ें जो है जो लोग वैल्यूएशन करते रहे वही होगी जब जो चीज़ें अब हम शुरू करेंगे। कैसे तैयारी करनी है वो लास्ट वाले दिन अब सभी को बताया जाएगा, कैसे कैसे आपने इसको स्टडी करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। So this was all about your first chapter.
कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नाउ वी विल बी मूविंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सर आपका इस सब्जेक्ट में जो आपने पीपीटी दिया है और जो स्टडी मटेरियल हमारे पास है, सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना एग्जाम के लिए, और बाहर से कोई बुक वगैरह रेफर करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? सिलेबस के हिसाब से पूरा है, वो आपने वैसे कोई बुक लेनी है कोई भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर, अदरवाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन। थैंक यू। अदरवाइज हम लोग एक, जब आपका खत्म हो जाएगा तो एक दिन कोई भी आर्ट दिन चूज कर लेंगे इस 50 आवर के बाद, उसमें हम जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो अगर ये सारा पढ़ा हुआ है तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ओके सर। जो भी सिलेबस है, और कोई भी बुक्स में मैंने जितना भी लिखा है वो टू द पॉइंट जितना आपको चाहिए वो लिखा है, और कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया। जैसे आपको पहले दिन वो बताया था इन्वायरमेंट वाला, तो कोई भी बुक लोगे उन्होंने पूरी की पूरी इन्वायरमेंट की बुक उठा के लिखी हुई है। कोई भी बुक बाहर से आप लोगे ना, उसमें ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि IBBI सिलेबस में क्या है। उन्होंने ये देखा कि इन्वायरमेंट है तो कोई भी बुक उठाई, पूरा कुछ लिख दिया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसमें क्या है, कैसे करते हैं, वो पूरा 100-150 पेज का इन्वायरमेंटल मिलेगा। तो अगर आप 150 पेज पढ़ोगे तो उसमें से 1 नंबर का 2 नंबर का आना, तो वो कोई समझ में नहीं आएगा आपको। यस सर सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जो प्रॉपर्टी पेपर्स जैसे अपन बोलते हैं कि ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक पेपर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ऑथेंटिक पेपर में देखो सर, एक तो आपने ये जैसे सेल डीड ली आपने, तो सेल डीड लेके आप उसकी एक कॉपी जो है वो वहां से निकलवा सकते हो रजिस्ट्रार ऑफिस से। पहले तो सेल डीड लो, उसको पढ़ो, और बहुत से अगर ऐसे वैल्यूर है तो आप वैल्यूर है तो वो तो आपको पढ़नी आती ही होगी। और जो नए हैं उनको ये चीज़ पहले सीखनी चाहिए कि सेल डीड को या प्रॉपर्टी पेपर्स को कैसे स्टडी करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए वैल्यू। जो लोग वैल्यूएशन करते हैं उनको तो पता है। उसमें देखोगे, उसमें डायमेंशन जो लिखी है वो प्रॉपर्टी की वो मैच कर रही है एक्चुअल से। उसमें जो बाउंड्रीज लिखी है, जिस साइड में रोड लिखा है उसी साइड में अगर नॉर्थ में रोड लिखा है प्रॉपर्टी की पेपर्स में, ये चेक करोगे एक्चुअल में वहीं पे नॉर्थ में है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स में नॉर्थ में लिखा है और प्रॉपर्टी में एक्चुअल में रोड जो है रोड साउथ में है या किसी और साइड में है। और एक बार उसकी अंदर से कॉपी निकलवा लो, दोनों को देखो मैच कर रहा है, फिर जाके आप जो नेबर है जहाँ से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो वहाँ नेबर से पता करोगे वाकई प्रॉपर्टी इसी की है। सर और कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रॉपर्टी को जो सेलर है 2-3 लोगों को बेचता है, ऐसा भी स्थिति आ जाती है कई बार। वही बता रहा हूँ सर, इसमें यही प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पे कोई भी ऐसा, ये इसीलिए है कि आपको पेशेंट रखनी चाहिए। कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो उससे पहले जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल। तो उसमें एक टाइम पीरियड रखा जाता है कि 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद ट्रांजेक्शन जो है शेयर डीड रजिस्टर्ड होगी। उसकी यही वजह होती है कि 5-6 महीने में आप देख सकते हो अगर कोई प्रॉपर्टी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके सामने आ जाएगी। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है सर 12 साल का रिकॉर्ड भी तो निकल जाता है सर। सर आप 25 साल का निकाल लो, उससे कुछ नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे इंडिया में यही प्रॉब्लम है। आप GT रोड की भी सेल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपने जो पोजेशन आपने लेना है, आप राष्ट्रपति भवन की भी सेल डीड रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उन्होंने नहीं देखना, उनका काम है कि सेल डीड जो रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्ट्रार का काम है कि हम दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसको रजिस्टर्ड कर दिया। सेल डीड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि एक डीड बनाई थी इन दोनों के बीच में, जो डीड हुई उसको हमने रजिस्टर्ड कर दिया, हमने गवर्नमेंट की फीस ले ली बस। वो प्रॉपर्टी ठीक है गलत है वो रजिस्ट्रार का कोई लेना देना नहीं उससे।
तो इसमें जैसे रजिस्ट्री के पेपर्स भी जैसे है वो भी उतने ऑथेंटिक नहीं माने जाएंगे जैसे आपने बताया था। कह रहा हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, यही तो प्रॉब्लम तो इसमें जैसे फॉर्म B1 होता है या जैसे आपका सीमांकन हुआ या नामांकन हुआ, ऐसे ऐसा कुछ तो होगा जिसमें एक आध जगह जहाँ पता चले कि हाँ ये कंफर्मेशन है। देखो सर, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मिले हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करो, उनकी ओरिजिनलिटी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से या जो भी डिपार्टमेंट है वहां से जाके उसकी कॉपी निकाल के दोनों को आपस में मैच करो। देन देयर आर चांसेस के 60-70% चांसेस है कि यू आर सेफ। अगर एक प्रॉपर्टी को दो जगह सेल किया गया हो तो जिसको पहले सेल डीड होगी वो ऑथेंटिक मानी जाएगी, दूसरे वाले को ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। वो चीजें हम जो ठीक है सर। स्कोप से बाहर है, हमको उसको डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है, पता नहीं यहाँ पर आपके स्टेट में ऐसा है या नहीं, अदरवाइज क्या कि जो पहले एग्रीकल्चरल लैंड थी उसकी म्यूटेशन होती थी, किसी जिस पर्सन के नाम पे म्यूटेशन होती थी उस पर्सन ने उसका जो उसमें यहाँ पर तो मालिया बोलते हैं, रेवेन्यू जो रेवेन्यू के जो टैक्स है वो उस पर्सन ने देना होता था। लगान बोलते, लगान सर। लगान जो है वो जैसे मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है तो मैंने लगान देना है। वो म्यूटेशन जो है वो ऑनरशिप नहीं होती थी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है तो मैंने लगान देना है, मेरे नाम पे म्यूटेशन है तो मे बी कि मैं ऑनर हूँ, मे बी कि मैं ऑनर नहीं हूँ। बट आजकल क्या होता है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट हो गई है बहुत से एरिए, तो उनका म्यूटेशन जो है वो ऑनर के नाम पे शिफ्ट हो जाता है जिसके नाम से सेल डीड रजिस्टर्ड होती है। अब सभी स्टेट में ऐसा है या नहीं है आई डोंट नो, जो हमारे पंजाब हरियाणा जो इस तरह के नॉर्दर्न स्टेट है उसमें ऐसा होता है कि म्यूटेशन जो है वो की जाती है। बेसिकली वो यही होता है कि वो म्यूटेशन का मतलब है कि जो पहले प्रॉपर्टी थी एग्रीकल्चरल, वो प्रॉपर्टी आजकल वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो गई और रेजिडेंशियल का ओनर जो है वो ये हो गया। ओके सर इसको डाइवर्शन भी बोल सकते हैं, डाइवर्शन लोकल लैंग्वेज में इंतकाल बोलते हैं उसको, लोकल लैंग्वेज में इंतकाल। अच्छा 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 अच्छा, इंतकाल मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड से रेसिडेंशियल में कन्वर्ट हो गई। हाँ, वैसे इंतकाल जो है उसका मतलब, इंतकाल का मतलब है मर गया उर्दू में। तो यस पहले वो ऑनर था वो मर गया, उसका इंतकाल मनोज जी अपना माइक म्यूट करिए। ठीक है सर, तो हम नेक्स्ट जो है चैप्टर शुरू करते हैं।